हेलो दोस्तों, एसी पीसीबी के अंदर जो है ना 3 तरह की पावर सप्लाई होती है। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो है एसएमपीएस। एसएमपीएस में क्या है कि पीसीबी के अंदर एक छोटा सा उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। उसके अंदर से 2-3 तरह की सप्लाई निकल रही होती है, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 5 वोल्ट, ठीक है। एक होता है लीनियर, वो भी बहुत ज़्यादा पीसीबी में यूज़ होता है, लीनियर पावर सप्लाई। तो उसमें क्या है कि एक बड़ा सा अपना ट्रांसफार्मर लगा है और वो 12 वोल्ट बाहर निकाल रहा होता है ज़्यादातर। उसके बाद में एक और पावर सप्लाई होती है, उसको बोलते हैं बक कन्वर्टर पावर सप्लाई, ठीक है। तो बक कन्वर्टर पावर सप्लाई मतलब वो क्या करती है, उसके अंदर ट्रांसफार्मर नहीं होता है, उसके अंदर एक आईसी लगी होती है बक कन्वर्टर। तो उसको बोलते हैं बक कन्वर्टर पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई जो है ना, एसएमपीएस बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, एसएमपीएस पावर सप्लाई। तो एसएमपीएस पावर सप्लाई के अंदर ना कुछ सेक्शंस है। तो जो सबसे पहला सेक्शन आता है उसको बोलते हैं ईएमआई सेक्शन। ईएमआई सेक्शन, तो वो ईएमआई सेक्शन जो है ना, वो कैसे काम करता है, इसको ज़रूरी है समझना। क्योंकि हर पावर सप्लाई जो भी आपकी एसएमपीएस पावर सप्लाई है, सब के अंदर ये ईएमआई सेक्शन सबसे पहले आता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसको समझने के लिए हम जो है ना ये वीडियो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास में एक वीडियो है मल्टीटेक हाय फ्रेंड्स, मल्टीटेक के यूट्यूब यूट्यूब चैनल में की। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं इसको एसी देखते हैं पीसीबी साथ में ट्रेनिंग और विवेक आज रिव्यू फिर से करते हैं। एक नए टॉपिक पर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसएमपीएस पावर सप्लाई के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे वीडियो पे मैं कमेंट देखता था कि उसमें कमेंट आता था कि आप एसएमपीएस पावर सप्लाई पे वीडियो बनाइए, एसएमपीएस पावर सप्लाई के बारे में समझाइए। तो मैं आज के वीडियो में एसएमपीएस के बारे में समझाने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और ये एसएमपीएस की वीडियो जो है बहुत लंबी हो सकती है, तो मैं इसका जो वीडियो है वो पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि एसएमपीएस कई सारे सेक्शन में बटा रहता है। तो एक एक सेक्शन का वीडियो में जो है धीरे धीरे बनाता रहूँगा ताकि आपका समझ में बहुत बढ़िया से आए। तो एसएमपीएस सर्किट हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन एसएमपीएस सर्किट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मल्टीटेक इंस्टीट्यूट जो है वो इन्वर्टर एसी पीसीबी और नॉन इन्वर्टर पीसीबी की चीप लेवल रिपेयरिंग सिखाया जाता है यहाँ पे। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके यहाँ पर विजिट करने भी आ सकते हैं, डेमो क्लास भी ले सकते हैं, और अच्छा लगे तो यहाँ पर ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। और मल्टीटेक का अपना खुद का एसी पीसीबी का सर्विस सेंटर है। अगर आपको एसी पीसीबी रिपेयर करवानी है तो वो अभी भी एक आप प्रमोशन हमारे चल रहा नंबर है पर इनका, कॉल ठीक करके है। कुरियर कर सकते हैं या लेके आ सकते हैं। वो आपकी जो पीसीबी है यहाँ पर रिपेयर हो जाएगी। और यदि कोई पीसीबी ये आपको फ़ोन नंबर खरीदना दिख है रहा या है लेना इनका, है तो सारी उस पीसीबी पर हमारे यहाँ कांटेक्ट करके अवेलेबल आप है, वो भी आपकी डिमांड ले पे सकते हैं कि आपके यहाँ भिजवा पीसीबी दी वगैरह जाएगी। अगर आपको कोई चाहिए तो तो। स्क्रीन पर दिए नंबर पे कॉल करके विजिट कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं एसएमपीएस के बारे में। तो एसएमपीएस जो है वो एक पावर सप्लाई होती है। जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें पीसीबी यूज़ होता है, उस पीसीबी में बिल्कुल। एसी सप्लाई नहीं चाहिए, उसमें जो यूज़ होती है वो डीसी सप्लाई चाहिए। जिसमें आपको सर्किट दिख जाए, पीसीबी दिख जाए, उसमें डीसी सप्लाई की ज़रूरत होती है। लेकिन वो डीसी सप्लाई जो है एसी से कन्वर्ट करके बनाई जाती है। लेकिन वही पावर सप्लाई जो होती है अलग अलग टाइप की होती है। तो एसएमपीएस में क्या किया जाता है कि पहले उस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और डीसी को 300 वोल्ट तक बना लिया जाता है। लेकिन हमारे पीसीबी को चाहिए 15 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट। और जो हमारी डीसी बनती है 300 वोल्ट, उसको फिर क्या किया जाता है कि कम करने का काम किया जाता है। लेकिन उसको कम करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, चॉपर यूज़ किया जाता है इसमें। लेकिन हमारा चॉपर जो होता है वो डीसी को कम नहीं करता है, डीसी वोल्टेज को। तो फिर उसको स्विचिंग करा के डीसी को एसी में बदला जाता है और फिर वो ट्रांसफार्मर दिया जाता है। फिर ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करके आउटपुट में अलग अलग सप्लाई प्रोवाइड करता है। लेकिन इस सब प्रोसेस में बहुत सारे एसएमपीएस में सेक्शन बटे रहते हैं, तब जाके वो आउटपुट हमें फिक्स मिलती है। इनपुट में अगर वोल्टेज कम भी हो जाए तो आउटपुट फिक्स मिलती है। तो वो सारा चीज़ जो है हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो में ये एसएमपीएस के बारे में समझने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एसएमपीएस में कितने सेक्शन होते हैं और कौन कौन सा सेक्शन हमें आगे वीडियो में पढ़ने हैं, और इस वीडियो में हम कौन सा सेक्शन आपको कंप्लीट कराएंगे, वो सारा चीज़ों मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर एक इंडोर पीसीबी देख रहे हैं, इसमें जो पावर सप्लाई है वो एसएमपीएस की है, क्योंकि यहाँ पर एसएमटी ट्रांसफार्मर छोटा सा लगा हुआ है। तो ये ऐसा ट्रांसफार्मर अगर प्लास्टिक बॉडी में छोटा सा आपको पीसीबी में दिखे तो आप समझ के जाइएगा कि उसमें जो पावर सप्लाई है वो एसएमपीएस है।
तो यहाँ एसएमपीएस जो सर्किट है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, लाइन न्यूट्रल यहाँ पे दिया जाएगा, फिर उससे होते हुए लाइन यहाँ पर आएगा, फिर उसको ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से डीसी बनाया जाता है और डीसी के बाद फिर उसको स्विचिंग करा के ट्रांसफार्मर में दिया जाता है। और ट्रांसफार्मर जो होता है आउटपुट में अलग अलग वोल्टेज बनाता है, लेकिन आउटपुट में फिक्स रखने के लिए फिर यहाँ से फीडबैक जो होता है वो स्विचिंग वाले सेक्शन में लाया जाता है कि आउटपुट फिक्स है कि नहीं। और इसमें भी इस आईसी और इस चॉपर के प्रोटेक्शन के लिए सनबर सर्किट भी बना रहता है। तो वो सारा चीज़ का जो एक्सप्लेनेशन है, वो कैसे काम करते हैं, क्यों बना होता है, क्यों ज़रूरी है, किस काम के लिए ज़रूरी है, वो सारा चीज़ जो है हम एसएमपीएस के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको बता दूं कि एसएमपीएस में हमें कौन कौन से सेक्शन मिलेंगे। तो जहां पर ये ट्रांसफार्मर लग जाता है उसके प्राइमरी में जो भी सेक्शन मिलेंगे वो प्राइमरी सेक्शन होते हैं, और इनके सेकेंडरी में जो भी सेक्शन मिलेंगे वो सेकेंडरी सेक्शन होते हैं। तो फिर ये सारे सेक्शन कितने होते हैं एसएमपीएस में, वो मैं जबकि एसएमपीएस खुद एक सेक्शन में जो सबसे पहला सेक्शन पूरी पीसीबी का वो होगा हमारा ईएमआई सेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इसमें क्या किया जाता है कि जो हम एसी इनपुट करते हैं उस एसी में जितने भी मैग्नेटिक अवरोध बनते हैं उनको फिल्टर करने का काम किया जाता है। 220 वोल्ट को फिल्टर करके, मतलब साफ शब्दों में कहिए तो एसी सप्लाई जो हम इनपुट करते हैं फिर उसके बाद आगे फिल्टर करने का काम किया जाता है। एसएमपीएस में एसी इनपुट को फिल्टर इसलिए किया जाता है क्योंकि आगे भी स्विचिंग कराई जाती है, और जब स्विचिंग होता है तो उस तरह से बहुत सारे नॉइज़ बनते हैं, बहुत सारी अशुद्धियाँ बनती है जो कि इनपुट में भी आ सकती है और इधर से इनपुट की तरफ भी आ सकती है। तो उन सब को रोकने का और फिल्टर करने का जो काम होता है वो किया जाता है ईएमआई सेक्शन में। अगर एसएमपीएस में ईएमआई सेक्शन ना बनाया जाए तो हमारे एसएमपीएस की जो सर्किट है उसमें बहुत सारे नॉइज़ होंगे, जिससे डिजिटल डिवाइस या डिजिटल ईएमआई सेक्शन को फिल्टर सेक्शन भी कह सकते होता है। तो हमारे ईएमआई सेक्शन को नॉइज़ फिल्टर सेक्शन भी कहते हैं। इसमें हमारे एसी सप्लाई को फिल्टर करने का काम किया जाता है, इसमें जितने भी नॉइज़ होती है उनको समाप्त करने का काम किया जाता है। और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं वो सारा हम एक्सप्लेन आज ही की वीडियो में करेंगे ईएमआई सेक्शन को। उसके बाद ईएमआई सेक्शन के बाद जब एसी को फिल्टर कर लिया जाता है तो उसके बाद आता है डीसी कन्वर्ट सेक्शन। मतलब जब इनपुट में हम जो एसी दिए हैं उसको प्योर कर दिया जाता है, फिल्टर कर दिया जाता है, और तब जाके उसको डीसी में बदला जाता है। तो डीसी में बदलने के लिए जो सेक्शन बने होते हैं उसमें जो जो कंपोनेंट यूज़ होते हैं वो डीसी बनता है, उसको हम बोलते हैं डीसी कन्वर्ट सेक्शन। जब हमारी डीसी बन जाती है 300 वोल्ट तो फिर उसको स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। तो वो हमारा स्टेप डाउन सेक्शन में हम चॉपर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले उसको स्विचिंग करा के एसी में बदला जाता है। तो जिस सेक्शन में स्विचिंग कराई जाती है उस सेक्शन को कहा जाता है एसटीआर सेक्शन। उसको हम लोग बोलते हैं स्विचर सेक्शन या एसटीआर सेक्शन। तो एसटीआर सेक्शन में वो कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे जो डीसी को स्विचिंग करा के एसी में बदलता है। और जब स्विचिंग होने लगती है तो उस समय एसटीआर सेक्शन के प्रोटेक्शन के लिए और चॉपर जो लगा रहता है जिसको एसएमपी ट्रांसफार्मर हम कहते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी एक सर्किट बना रहता है जिसको हम लोग सनबर सर्किट कहते हैं। इसमें भी कुछ कंपोनेंट मिलेंगे, उनका यूज़ क्या है, काम क्या है, वो सारा चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जब सेकेंडरी में हमारा आउटपुट बनने लगता है तो आउटपुट कितने टाइप का होता है, कैसे बनता है, वो हम पढ़ेंगे सेकेंडरी आउटपुट में। लेकिन सेकेंडरी आउटपुट के साथ साथ ऑक्सिलरी में भी सप्लाई आउटपुट होने लगता है। तो ऑक्सिलरी आउटपुट क्या है वो सारा चीज़ जो है एसएमपीएस के एक एक सेक्शन में पढ़ेंगे। लेकिन हमारा जो आउटपुट होता है एसएमपीएस में फिक्स होता है। इनपुट में अगर सप्लाई कम या ज़्यादा भी हो जाए तो आउटपुट उसका फिक्स रखता है, लेकिन फिक्स तभी रहता है उसके लिए बनाया जाता है फीडबैक सेक्शन जो सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ आई जाती है। तो इतने सारे सेक्शन से मिलकर हमारा एसएमपीएस पावर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। और एसएमपीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा स्विच मोड पावर सप्लाई। तो आज के वीडियो में हम इसमें कवर करेंगे ईएमआई सेक्शन जिसको नॉइज़ फिल्टर सेक्शन भी कहते हैं। और अगर हम इस इमेज में आपको दिखाएं तो इसमें जो ईएमआई सेक्शन है तो यहाँ से जब लाइन, यहाँ फ्यूज आप देख रहे हैं, यहाँ फ्यूज लगा हुआ है, तो यहाँ पर जब लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई दी जाती है, लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई जब दी जाती है तो वो सप्लाई ऐसे आते हुए और यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा है वो यहाँ पे जाएगा और यहाँ से डीसी बन के इस मेन फिल्टर कैपेसिटर पे आएगा और मेन फिल्टर कैपेसिटर हमारा डीसी बन जाता है। लेकिन डीसी से पहले, इस ब्रिज से पहले ये जो आप इतने सारे कंपोनेंट देख रहे हैं यही हमारा होता है ईएमआई सेक्शन। ये जहाँ पर लाइन न्यूट्रल इन करेंगे और ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के इनपुट तक जो लाइन न्यूट्रल जाता है और उसके अंदर जो जो कंपोनेंट लगे रहते हैं वो कंपोनेंट जो होते हैं ईएमआई सेक्शन के होते हैं। तो आइए जानेंगे ईएमआई सेक्शन के बारे में कि कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ होते हैं और उनका काम क्या होता है और कैसे इस सेक्शन में लाइन को फिल्ट्रेशन करने का काम किया जाता है। तो फ्रेंड्स
जो हमारा एसएमपीएस होता है उसमें सबसे ये पहले है हमें एसी सप्लाई को इनपुट करना होता है। डायग्राम, तो डायग्राम इससे के थ्रू मैं आसानी से आपको समझ में बताने वाला आएगा। हूँ कि एसी सप्लाई में जो लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई होती है वो दोनों ट्रैक पे इन कर दी जाती है, और सबसे पहले जो लाइन की सप्लाई पहुँचती है वो पहुँचते हैं हमारे कहाँ, बिल्कुल। फ्यूज़ पे। सबसे पहले जो लाइन की सप्लाई पहुँचती है उसके लिए लगा रहता है फ्यूज़, और जो फ्यूज़ लगा रहता है, फ्यूज़ का जो मेन काम होता है, हमारा यहाँ पर जो फ्यूज़ लगा होता है, फ्यूज़ का मेन काम होता है हमारे सर्किट को शॉर्टिंग बिल्कुल। प्रोटेक्शन देना। मतलब अगर तो सबसे आगे पहले कहीं फ्यूज़ से उड़ेगा। शॉर्टिंग होता है, तो शॉर्टिंग होते ही एम्पियर हाई होने लगता है, ओवरलोड हो जाता है, और फ्यूज़ जो होता है एम्पियर के हिसाब से यूज़ होता है। अगर जितने एम्पियर का फ्यूज़ है उससे अधिक लोड हो जाता पीसीबी है शॉर्टिंग वजह से, तो फ्यूज़ हमारा ओपन हो पीसीबी जाता है, कितना लोड और इधर लेगी की जो सप्लाई है इधर जाना उतना बंद ही हो जाती है, तो बड़ा फ्यूज़ नुकसान लगाते ज़्यादा हैं। नहीं होता है। मतलब कि फ्यूज़ का जो यूज़ होता है वो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और शॉर्टिंग प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, और जो हमारे इंडोर में फ्यूज़ यूज़ होता है वो फ्यूज़ एम्पियर के हिसाब से होता है, और यहाँ पर ये जो फ्यूज़ लगता है वो 3.15। 3.15 एम्पियर का होता है। इसका मतलब है इससे ज़्यादा 3.15 लोड नहीं एम्पियर का लेगी होता है। इंडोर की तो इस पीसीबी। तरीके से लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई जो है वो हमारे ईएमआई सेक्शन में इन करेगी। मतलब अभी भी एसी इन हो रही इसके है, अंदर एसी को भी फिल्ट्रेशन करना है और बहुत सारी चीज़ों से इसके प्रोटेक्शन अंदर भी देना है 5 वो इसमें, इसी 5 सेक्शन में, एम्पीयर या ईएमआई 10 एम्पीयर सेक्शन का में। नहीं लगाना तो है यहाँ फ्यूज़, पर जब नहीं तो हमारा फिर ये फ्यूज़ से उड़ेगा नहीं, सप्लाई पीसीबी पास खराब होगा होगी। और न्यूट्रल भी पास होगा, तो आगे आएँगे तो हमें मिलेगा एमओवी। आगे जब आएँगे तो हमें एक कंपोनेंट मिलेगा एमओवी। जितना लिखा है यहाँ पर जब उतना आएँगे ही तो हमारा फ्यूज़ हो गया। फ्यूज़ लगाना है, ठीक है। इसके बाद आगे आएँगे तो एमओवी मिलेगा। एमओवी, एमओवी कहते हैं वीडीआर, इसको, वैरिस्टर कहते हैं, वीडीआर कहते वेरिएस्टर। हैं, ये सारी चीज़ें हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर फ्यूज़ जो लगा है इसको हम कहेंगे कि ये फ्यूज़ जो लगा है इस लाइन न्यूट्रल के सर्किट में, ये सीरीज में लगा है। इसको हम कहेंगे सीरीज में सीरीज लगा है। मतलब और इधर एमओवी से जो कोई देख तार रहे आया, हैं, हम कहेंगे इधर कि इस तार है, सर्किट में उसको जो जोड़ने के एमओवी लिए। लगा है वो लगा है पैरेलल में, पैरेलल। पैरेलल अब मतलब सीरीज और ऐसे पैरेलल क्या होता है, थोड़ा सा इसको मैं न्यूट्रल और समझा दूँ। फेस दोनों के अंदर एक साथ लग सीरीज का जाता है मतलब ऐसा। होता है कि वो कंपोनेंट जो एक ही ट्रैक पे दोनों टर्मिनल लगे हों, एक टर्मिनल से सप्लाई इन हो और दूसरे टर्मिनल से सप्लाई आउट हो जाए, उस कंपोनेंट को कहते हैं कि ये कंपोनेंट जो है वो सर्किट में सीरीज में लगा हुआ है। चाहे एसी सर्किट हो या डीसी सर्किट हो। एसी सर्किट हो तो लाइन या न्यूट्रल पे लगा हो, लाइन पे लगा हो तो एक टर्मिनल पे लाइन इन हो रही है और दूसरे से आउट हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये सीरीज। कंपोनेंट जो लगा है वो एक ही ट्रैक पे इनपुट आउटपुट हो रहा है उससे, मतलब कि ये सीरीज में लगा है। और पैरेलल में उस कंपोनेंट को कहते हैं कि ये पैरेलल में लगा है जिसमें दो टर्मिनल हो, और एसी है तो एक लाइन पे है और एक न्यूट्रल पे हो। जैसे अगर लाइन डीसी में न्यूट्रल लगा है। है तो पैरेलल में तब कहेंगे जब एक प्लस पे लगा हो और एक माइनस पे, एक पॉजिटिव पे लगा हो और निगेटिव पे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एमओवी आपका ऐसा टाइप का एमओवी डिस्क टाइप का दिखेगा, या स्क्वायर टाइप का भी बॉक्स टाइप का दिखता है, तो ये एमओवी जो यहाँ पर यूज़ किया गया है वो पैरेलल में यूज़ किया गया है। और एमओवी का जो एमओवी मेन हमेशा पर्पस पैरेलल होता ही है यूज होता है। वो होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। जैसे यहाँ पर जो फ्यूज लगा हुआ था, ये फ्यूज था हमारा शॉर्टिंग प्रोटेक्शन के लिए। ये जो फ्यूज है वो शॉर्टिंग अगर आगे कुछ शॉर्ट होगा प्रोटेक्शन के लिए, तो फ्यूज उड़ता है। ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन ये जो एमओवी हमारा लगता है, ये एमओवी जो लगता है यहाँ पे, ये लगता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। वोल्टेज पीछे से अगर ज्यादा वोल्ट आ गया तो ये उड़ जाएगा। प्रोटेक्शन, या बस एमओवी जो इसका है इतना ओवर काम है। वोल्टेज के साथ साथ ये आपको सर्ज वोल्टेज से भी सर्ज मतलब प्रोटेक्ट वही करता है। स्पाइक आना। सर्ज वोल्टेज अगर प्रोटेक्शन ज्यादा आ भी गया एकदम से, ये हमें देता स्पाइक है। आया या फिर ओवर वोल्टेज से भी प्रोटेक्ट करता है और सर्ज वोल्टेज से भी प्रोटेक्ट करता है, और साथ में ये हमारे डिवाइस को स्पाइक प्रोटेक्शन भी देता है, स्पाइक प्रोटेक्शन। अब ये सारा चीज़ जो है एमओवी के बारे में होता है। तो एमओवी देखते हैं कि यहाँ पर डिस्क टाइप का है, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, और एमओवी जो लगाया जाता है इसको वोल्टेज के हिसाब से लगाया जाता है। ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन कैसे करता है, तो मान लीजिए यहाँ पर जो एमओवी यूज़ किया गया है वोल्टेज के हिसाब से यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये जो एमओवी लगा है वो लगा है 270 वोल्ट का, मान लीजिए 70 एमओवी जो यहाँ पे लगा है वो 270 वोल्ट का। तो 270 270 वोल्ट आएगा, का मतलब कि इसका डिजाइन ऐसे उड़ किया जाएगा। जाता है कि जब इसको पैरेलल में लगाया जाता है और हमारी इससे ऊपर डिवाइस जाएगा जो होती तो है वो 220 वोल्ट से मान लीजिए 250-60 वोल्ट आसानी से झेल लेती है। लेकिन अगर 270 वोल्ट या 270 वोल्ट से अधिक अगर हमारे सर्किट में जाए तो हो सकता है कि हमारा सर्किट खराब हो जाता है। तो बिल्कुल। ओवर वोल्टेज ना जाए, 270 से अधिक वोल्ट अगर हमारे सर्किट में नहीं जाने देना है, तो इस सर्किट में पैरेलल में यहाँ पे फ्यूज के बाद
हमें यूज कर देना है एमओवी। एमओवी 270 वोल्ट का यूज करिए, 300 वोल्ट का, 350, 400 अलग अलग रेशियो में आते हैं, तो हमें यहाँ पर 270 वोल्ट का यूज करना है। तो यहाँ पर अगर हमने 270 वोल्ट का एमओवी यूज़ कर दिया और जैसे ही इनपुट में 270 या 270 वोल्ट से अधिक सप्लाई आएगी, चाहे वो थोड़ी देर के लिए फ्लक्चुएट क्यों ना करे, 270 से अधिक क्यों ना हो जाए, उस समय क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर 270 से अधिक सप्लाई इन होगी, नैनो सेकेंड के अंदर जो एमओवी है ये खुद को शॉर्ट कर लेता है, और जैसे ही शॉर्ट होता है यहाँ पर प्लस लाइन न्यूट्रल शॉर्टिंग होगी और ओवरलोड होगा। ओवरलोड की वजह से फ्यूज क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। मतलब कि अगर ओवर वोल्टेज आता है तो वो हमारा सर्किट में जाने से पहले यहीं पे शॉर्ट हो जाएगा एमओवी, धमाका होगा, उड़ भी जाता है और फ्यूज उस समय क्या हो जाता है हमारा, दो चीजें उड़ेंगी अगर ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन वीडीआर क्या यूज किया गया हमारा, और फ्यूज यहाँ पर यूज किया गया है। फ्यूज उड़ा है तो वीडीआर चेक और करना है। ये एमओवी जो होता है सर्ज वोल्टेज से प्रोटेक्शन देता है। सर्ज वोल्टेज का मतलब होता है कि अचानक से कुछ ही सेकेंड के लिए हाई वोल्टेज आ जाए बिना सोर्स का ही। अब सर्ज का मतलब आसानी से समझना है तो जैसे बरसात के दिनों में मौसम ख़राब रहता है, बिजली चमकने लगती है, तो उस समय हम देखते हैं कि कहीं बिजली गिरती है तो घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो गए रहते हैं, यहाँ तक कि स्विच बंद भी रहता है तो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गए रहते हैं, क्योंकि सर्ज बंद होता है ना स्विच तब भी खराब हो सकता है और कुछ ही सेकेंड के लिए आता है, हाई वोल्टेज होता है उसमें, तो वो हमारे सर्किट को नुकसान कर देता है। तो उसके भी प्रोटेक्शन के लिए ये एमओवी काम करता है। जैसे ही हाई वोल्टेज आएगा तुरंत ये खुद को शॉर्ट करेगा और फ्यूज जो होता है हमारा ओपन हो जाता है। तो हाई मतलब सर्ज वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एमओवी यूज किया गया है। और एक चीज़ और है, सीरीज में वो कंपोनेंट यूज़ होते हैं जो सप्लाई को पास करते हैं, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ सप्लाई को पास करते हैं, और पैरेलल में वो कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं जो सप्लाई को पास नहीं करे। अगर पैरेलल में सप्लाई को पास करने वाला कंपोनेंट यूज़ कर दिया जाएगा तो फिर होगा क्या कि मतलब हमारा जो सप्लाई है वो शॉर्ट हो जाएगी। तो न्यूट्रल फेस मिल जाएगा ना। फिर इसको चेक करने का तरीका है कि जैसे ही फ्यूज को कंटिन्यूटी पे चेक करते हैं ये क्या आता है, बीप साउंड आता है। लेकिन एमओवी को हम जब चेक करेंगे तो नो बीप नो वैल्यू आना चाहिए। अगर एमओवी चेक कर रहे हैं, वैल्यू भी आ रहा है या बीप आ रहा है, तो एमओवी हमारा क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। एमओवी को चेक करेंगे तो कुछ भी नहीं आना चाहिए मीटर से। जब हम चेक करेंगे है हमारा स्पाइक नहीं आना चाहिए। अब ये स्पाइक क्या होता है, तो जैसे हम अपने घरों के सर्किट में मान लीजिए डिवाइस के साथ साथ और भी एक्सटर्नल डिवाइस यूज करते हैं। जैसे घर में पानी का मोटर चल रहा है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्योंकि कॉइल लगे रहते हैं, और जैसे उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना रहता है, मैग्नेटिक फील्ड की एक खासियत होती है कि जैसे ही हम उस मोटर को बंद करेंगे वो हमारे सर्किट में रिवर्स में आता है, तो एक स्पाइक बन जाता है। जैसे लाइन हमारा चल रहा है, हम जानते हैं कि लाइन जो होता है वो फ्रिक्वेंसी के रूप में चलता है, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी ऐसे चल रही है, लेकिन जैसे ही मोटर चलाएंगे कुछ देर के लिए एक स्पाइक आएगा उसमें ऐसे। अब ये स्पाइक क्या होता है कि जब हमारे सर्किट में इन करेगा तो जो हमारी डिजिटल डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, उसके छोटी छोटी आईसी मतलब डिस्टर्ब कर सकता है, या कोई आईसी जो होती है वो ख़राब भी हो सकती है। तो इस सर्किट में अगर हमें स्पाइक को नहीं जाने देना है तो उसके लिए भी, इसको रोकने के लिए भी हमारा एमओवी जो है काम करता है। अगर लाइन न्यूट्रल हम चेंज भी कर दें, अगर लाइन इसमें चल रहा है तो ये न्यूट्रल में डाल देगा, और लाइन यहाँ चल रहा है तो ऊपर वाले न्यूट्रल में डाल देगा। इस तरीके से स्पाइक को भी ख़त्म करने का काम करता है हमारा एमओवी। तो यहाँ पर हमने देखा कि शॉर्टिंग प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज लगा दिया गया EMI सेक्शन में, और ये एमओवी, ये वीडीआर यहाँ पर लगा दिया गया क्या हमारा, ये तीनों सप्लाई के अंदर होता है। लीनियर सप्लाई में भी होगा, पावर सप्लाई में साथ आगे बढ़ेगी। अब जब ये प्रोटेक्शन के साथ आगे बढ़ेगी तो अब हमारा जो EMI सेक्शन है उसके कंपोनेंट स्टार्ट हो रहे हैं। अब जो EMI सेक्शन है उसके कंपोनेंट स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे, अब EMI से की कंपोनेंट्स स्टार्ट हो रहे हैं। अब तक ये क्या था, ये नॉर्मल है, सब में मिलेगा। उनको सर्किट में पैरेलल में यूज कर दिया जाता है, मतलब दो एमओवी आपस में सीरीज में जुड़े हुए हैं, और अब इसका एक टर्मिनल लाइन पे और इसका एक टर्मिनल न्यूट्रल पे लगा दिया गया। मतलब कि दो एमओवी को सीरीज में जोड़ के उनको पैरेलल में क्या कर दिया गया, यूज कर दिया गया। किसी ये काम क्या करेगा, अब पीसीबी में से एक सप्लाई भी मिल सकता उसको डाल दी गई कहाँ, अर्थिंग में। जैसा कि आप देख रहे हैं, दो एमओवी को सीरीज में जोड़ के और पैरेलल में लगा दिया गया है सर्किट में, और इसके बीच का जो कनेक्शन है वो कहाँ दे दिया गया, बीच मतलब में दे दिया। एमओवी यहाँ पे एमओवी ये जो दो है, अब इसको अर्थिंग में डाल दिया। यहाँ पर जो एमओवी था वो सर्ज वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए था। ये जो एमओवी लगा है ये भी हमारा स्पाइक प्रोटेक्शन या सर्ज वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यूज किया गया है। अब ये एमओवी सर्ज वोल्टेज को कब रोकेगा, जब एक में सप्लाई आए। लेकिन अगर सर्ज वोल्टेज दोनों लाइन न्यूट्रल दोनों में आ जाए तो अब ये न नीचे पास कर गया, नीचे से ऊपर पास कर गया, क्योंकि सर्ज वोल्टेज हमारा दोनों में आ रहा है। तो उस समय प्रोटेक्शन के लिए ये जो सीरीज में एमओवी लगा हुआ है, दो एमओवी, वो काम करते हैं। कैसे
अगर सर्ज यहाँ भी एक समय आए और सर्ज यहाँ भी एक समय आए, ये इधर पास करेगा, ये इधर पास करेगा, वो पास होकर कहाँ चला जाएगा हमारा अर्थिंग के अंदर। वो सर्ज कहाँ चले जाएगा, अर्थिंग में डाल देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें किसी सर्किट के EMI सेक्शन में दो ध्यान रखना, MOV सीरीज में जोड़ के पैरेलल में लगे हुए देख सकते हैं। ज्यादातर नहीं मिलेगा, जो पॉइंट है वो किसी में कहाँ चला जाएगा, अर्थिंग में, अर्थिंग वाले वायर में चला जाएगा। बाकी सब में सिंगल VDR मिलेगा। दो कैपेसिटर भी हम देखेंगे कि सीरीज में लगा हुआ है, दो कैपेसिटर जो है वो सीरीज में लगा हुआ है, और बीच वाला पॉइंट यहाँ से भी कहाँ जाएगा, हमारा अर्थिंग में जाएगा। लेकिन ये भी ज्यादातर मिलेगा। यहाँ पर दो टाइप के कैपेसिटर दिखेंगे हमें, EMI सेक्शन में हमें दो टाइप के कैपेसिटर दिखेंगे। जो यहाँ पर सीरीज में लगा रहेगा वो कैपेसिटर को हम लोग बोलते हैं CY, और जो यहाँ पर एक एक कैपेसिटर देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं CX। CY और CX। CY जो कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर सिरामिक कैपेसिटर होता है, ऐसे डिश टाइप में रहता है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो ये कैपेसिटर जो रहेगा आपका डिश टाइप में, यहाँ पर ऐसे इस पे लिखा है वाई लिखा भी हुआ है। मतलब जो सीरीज में कैपेसिटर लगे रहते हैं उनको हम बोलते हैं CY। तो ऐसा कैपेसिटर डिश टाइप का यहाँ लगे रहेगा जो सीरीज में जोड़कर उनको पैरेलल लगाते रहेंगे। और ये जो कैपेसिटर देखते हैं इसको हम लोग CX क्लास की कैपेसिटर बोलते हैं, जो कि आपको ऐसे बॉक्स में दिखेगा। ये पैरेलल लगेगा, न्यूट्रल फेस डायरेक्ट ऐसे ही लग जाएगा। ये पॉलिस्टर कैपेसिटर है जो जैसे VDR लगाया अभी बॉक्स में दिखेगा। यहाँ ये बॉक्स वाला कैपेसिटर ऐसे ही मिलेगा तुम्हें हमेशा, न्यूट्रल फेस पे लगा हुआ। तो इस टाइप के कैपेसिटर को हम लोग बोलते हैं CX। ऐसे तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर दो कैपेसिटर सीरीज में जोड़ के और बीच वाला पॉइंट अर्थिंग में डाला जाएगा, वो कैपेसिटर जो वहाँ पर लगा रहता है वो डिश शेप में मिलेगा आपको, जिसको हम लोग CY कैपेसिटर कहते हैं। तो यहाँ पर डिस्क में लगा रहेगा। इसका काम क्या होता है कि अगर स्विचिंग हो रही है, अगर हमारे आगे STR सेक्शन में स्विचिंग हो रही है और वो स्विचिंग हमारा रिवर्स में आ जा रहा है यहाँ पे, तो वो इनपुट तक न जाए उसको भी क्या करता है, अर्थिंग में डालने का काम करता है। अब स्विचिंग का मतलब क्या, तो इसमें जब स्विचिंग होती है तो नॉइज़ पैदा होता है। नॉइज़ पैदा होने का मतलब कि अगर लाइन न्यूट्रल में हमारी सप्लाई ऐसे चल रही है तो हमें यहाँ पर कुछ नॉइज़ देखने के लिए मिलेगा, ऐसे नॉइज़। अब इस नॉइज़ को क्या करता है कि अगर लाइन में नॉइज़ हो रहा है या न्यूट्रल में हो रहा है तो उसको ये पास कर देता है। नॉइज़ को पास करने का काम हमारा कैपेसिटर करता है नॉन पोलराइज। तो यहाँ पर नॉन पोलराइज दोनों कैपेसिटर है। इसमें क्या करेगा कि नॉइज़ को, ये ऊपर अगर नॉइज़ आ रहा है तो उसको पास करके अर्थ में डालेगा, यहाँ आ रहा है तो ये भी उसको पास करके। नॉन पोलराइज मतलब प्लस माइनस नहीं होता है। अब हमारा कैसे भी लगा सकते हो, स्टार्ट हो चुका है। अब ये नॉइज़ बनता कैसे है, तो नॉइज़ जो बनता है वो दो रीजन से बनता है। एक तो स्विचिंग की वजह से, जब स्विचिंग होगा तो फ्रिक्वेंसी बनती है, और जब फ्रिक्वेंसी होती है तो उसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मान लीजिए यहाँ पर लाइन ही चल रही है, तो जब ये लाइन चल रही है तो इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, और उसकी मैग्नेटिक प्रभाव से क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट में और भी इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे कण के और भी इलेक्ट्रॉन हैं, वो भी साथ में मूव करने लगते हैं, और उनसे एक अनवांटेड सिग्नल पैदा होता है। मतलब जो हमारा कंडक्टर वायर है उसके इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, लेकिन मैग्नेटिक प्रभाव से जो इसके अगल बगल जो इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे कण के इलेक्ट्रॉन हैं, वो भी मूव करने लगते हैं, और उनसे जो मतलब उनसे जो एक एनर्जी बनती है वो अनवांटेड एनर्जी होती है, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी में नहीं चाहिए, लेकिन वो इसके साथ बनने लगती है, और उसको अब हमें क्या करना होता है, रोकना होता है, फिल्टर करना होता है। तो उसी के लिए मेन हमारा जो लगा रहता है EMI सेक्शन बना रहता है। तो EMI सेक्शन का अगर मेन कंपोनेंट आप देखेंगे या समझेंगे कि मेन कंपोनेंट कौन कौन सा है, तो ये मान के चलिए कि EMI सेक्शन का आपका मेन कंपोनेंट यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसमें क्या है, CY क्लास का दो कैपेसिटर सीरीज में जोड़ के 20 से अर्थिंग में डाल दिया जाएगा, CX क्लास का एक कैपेसिटर, और ये ऑब्जर्व कर लेता है सारी फ्रीक्वेंसी का एक रजिस्टर भी लगा एक्स्ट्रा नॉइज होती है उसका, एक रजिस्टर भी पैरेलल में लगा रहता है। ये भी हमारे EMI सेक्शन का ही मेन कंपोनेंट है, जहाँ पर हमारे जो AC है वो इनपुट वाले AC को भी फिल्टर किया जाएगा, और आगे स्विचिंग हो रही है तो वहाँ से भी जो अगर नॉइज़ आ रहा है उसको भी रोकने का काम और फिल्टर करने का काम कौन करता है, हमारा EMI सेक्शन करता है। तो उसमें हमारा मेन रोल CY कैपेसिटर का हो गया, और हमारे जो CX कैपेसिटर है ये भी फिल्ट्रेशन में ही यूज़ होते हैं, लेकिन इनका जो यूज किया जाता है वो फ्रिक्वेंसी के हाई पिक को हैंडल करने के लिए। मतलब कि जैसे फ्रिक्वेंसी चल रही है और इसका पूरा का पूरा ये हाई पिक का जो वोल्टेज है वो हमें यूज़ करना है। मतलब इसी वोल्टेज जैसे 220 है तो इसी के पोटेंशियल डिफरेंट को हम 220 कहते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी की वजह से कहीं पिक कम होता है, कभी पिक ज़्यादा होता है, लेकिन हाई पिक का यूज़ करना है वोल्टेज में हमें उसको, तो इसमें
स्टोरेज भी होता है। ये क्या करता है कि जब सप्लाई यहाँ से जाती है तो अगर जो ऊपर नीचे इसका जो पिक होता है हाई या लो का, उसको क्या करता है, एक मेंटेन करने का भी काम ये करता है। मतलब कि एक स्मूथ पावर सप्लाई बनाने का, एसी को एक स्मूथ फ्रिक्वेंसी में चलाने का काम कौन करता है, हमारा CX कैपेसिटर करता है। और ये भी फिल्ट्रेशन में इसका काम होता है। और उसके बाद एक हाई रेजिस्टेंस का रजिस्टर देखेंगे जो 400 साढ़े 400 किलो से अधिक का ही होता है। ये यहाँ पर जो लगा रहता है ये भी स्पाइक को ख़त्म करने का, कंप्रेस करने का ही काम करता है। अगर स्पाइक ऊपर आ रही है तो नीचे डालेगा, नीचे आ रही है तो ऊपर डालेगा। तो ये भी हमारा EMI सेक्शन का ही मेन कंपोनेंट होता है। और जैसे ही सप्लाई यहाँ से आगे जा रही है, मतलब ये जो कंपोनेंट लगे हैं इनपुट सप्लाई को भी फिल्टर करेंगे, और जब आगे सेक्शन में स्विचिंग होगा उसकी वजह से जो नॉइज़ होगा उसको भी ख़त्म करेगा। मतलब कि स्विचिंग आगे जो होगी वहाँ से जो नॉइज़ पैदा होकर आएगा उसको इनपुट तक नहीं पहुँचने देना है, और इनपुट में जो अनवांटेड सिग्नल बनना है उसको आउटपुट तक नहीं जाने देना है। तो वो रोकने का काम कौन करता है, हमारा स्विचिंग EMI मतलब सेक्शन करता है। आईसी जो होती है ना बहुत स्पीड के साथ में ऑन ऑफ होती है, इसमें आगे देखेंगे उससे नॉइज बनती है। पे सीरीज में 2 कॉइल लगा रहता है। एक ही बॉडी में देखेंगे 2 कॉइल आपको लगे हुए मिलेंगे ऐसे। तो यहाँ पर जो कॉइल लगे रहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लाइन फिल्टर कॉइल, L1 L2, इसको कहते हैं हम लोग लाइन फिल्टर कॉइल। ये भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को रोकने का काम करता है और थोड़ा सा जो सप्लाई है उसको बूस्ट करने का भी काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो कॉइल लगा रहता है उसका मेन काम ये होता है कि जो AC सप्लाई इनपुट की जा रही है हमारे इंडिया में, उसमें जो हर्ज होता है वो 50 हर्ज होता है। 50 हर्ज मतलब 1 सेकेंड में 50 बार हाई 50 बार लो होती है वो सप्लाई। लेकिन अगर ये हर्ज गड़बड़ हो जाए, 50 से ज़्यादा हो जाए, तो हमारी जो इंडिया में यूज़ होने वाली डिवाइस है वो ख़राब हो सकती है। उसके अंदर कंपोनेंट सर्किट जो होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पर कॉइल लगा दिया गया है कि अगर इनपुट में 50 हर्ज से किसी गड़बड़ी की वजह से अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए तो वो सप्लाई इसके इनपुट में आएगा, तो ये कॉइल जो है हाई फ्रिक्वेंसी को रोकेगा और आगे लो करके पास करेगा ताकि हमारे डिवाइस में फॉल्ट ना हो, खराबी ना हो। तो EMI सेक्शन का मेन कंपोनेंट हमारा यही कॉइल है जो कि फिल्ट्रेशन का भी काम करता है, और अगर हाई फ्रिक्वेंसी आ जा रही है तो उसको रोकने का भी काम हमारा ये कॉइल करता है। और इधर से स्विचिंग से भी अगर हाई फ्रिक्वेंसी आ रही है तो उसको इनपुट में नहीं जाने देगा, उसको भी रोकने का काम जो होता है वो हमारा कॉइल करता है। तो यहाँ पर जो कॉइल है इसको लाइन फिल्टर कॉइल के नाम से जानते हैं। ये लाइन को फिल्टर करने का काम करता है और हाई फ्रिक्वेंसी को रोक के इनपुट में लो करके आगे पास करने का भी काम हमारा जो ये कॉइल है वो करता है। और यहाँ पर जब हम आएंगे तो देखेंगे कि जो CX टाइप का बॉक्स टाइप का कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, वही कैपेसिटर आपको एक यहाँ पर भी किसी सर्किट में देखने के लिए मिल सकता है। तो ये तो इनपुट वाले लाइन को फिल्टर करेगा और बूस्ट करेगा, और ये जो है इधर से अगर कोई स्पाइक आ रही है या इधर से कोई अनवांटेड सिग्नल बन के आ रहा है तो उसको ख़त्म यहीं पर करने का काम जो करता है ये हमारा CX वाला बॉक्स टाइप वाला जो कैपेसिटर है ना, ये ज़्यादातर मिलते हैं, 2 मिलते हैं। अभी हमने देखा पहले और एक बाद इनपुट में सप्लाई इन हुई है वो कई सारे प्रोटेक्शन के साथ, फिल्ट्रेशन के साथ कहाँ पहुँच गई, हमारा इस पॉइंट तक वो सप्लाई पहुँच गई। अब ये सप्लाई जो है आगे कहाँ जाएगा, तो DC कन्वर्ट सेक्शन में। ये जो आगे वाला जो सेक्शन देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं DC कन्वर्ट सेक्शन। ये हमारा जो सेक्शन अभी चल रहा है ये सेक्शन था हमारा EMI सेक्शन। आज हमारा फोकस EMI सेक्शन पे है। लेकिन EMI सेक्शन में ही जाएंगे तो देखेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर डायोड जो लगा है उसके पहले एक हमें NTC यहाँ पर लगा हुआ दिखेगा। किसी में NTC दिखेगा, किसी में PTC लगा हुआ दिखेगा। एक तरह का थर्मोस्टेट समझ लो। इसका काम क्या है, यहाँ पे NTC एक प्रकार का रजिस्टर ही होता है, उसमें रेजिस्टेंस होता है, लेकिन टेम्परेचर के अनुसार उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है या कम हो जाता है। अगर NTC है तो जब यहाँ पर गर्मी बढ़ेगी तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, उल्टा कर चलता है, और यहाँ पर जब ये गर्मी नहीं बढ़ेगी तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। अगर PTC लगा देंगे तो गर्मी बढ़ने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और गर्मी कम होने पर उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब बात है कि यहाँ पर जो NTC लगा है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड से पहले, वो आखिर किस काम के लिए लगा है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत क्या है यहाँ पर। बिल्कुल। तो आगे हमारा यहाँ पर एक DC कन्वर्ट में क्या होता है कि ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के इनपुट पे, जैसे ये ब्रिज रेक्टिफायर तो डायोड जिधर कट बना हुआ है इसमें यहाँ पॉजिटिव होता है, AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। और बीच में यहाँ पर इनपुट में AC रहता है।
तो जब इनपुट में लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई जाएगी तो यहाँ से प्लस निकलेगा, यहाँ से माइनस। और ये स्मूथ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डीसी जो रहेगा अभी रिपल के रूप में रहेगा, प्लस यहाँ पर रिपल के रूप में रहेगा, माइनस जो रहेगा यहाँ पे रिपल के रूप में रहेगा। लेकिन उसको अब स्मूथ करना हो और प्योर डीसी बनाना हो तो उसके लिए मेन फिल्टर कैपेसिटर, पोलराइज कैपेसिटर आगे लगा रहेगा। तो यहाँ पर पोलराइज कैपेसिटर आपको लगा हुआ मिलेगा। अब ये पोलराइज कैपेसिटर जो है वो डीसी को प्योर करता है, स्मूथ करता है। लेकिन आप देखे होंगे कि पोलराइज कैपेसिटर को जब हम शुरू में चेक करते हैं कंटिन्यूटी पे, तो कुछ सेकेंड के लिए वो बीप साउंड देता है, कुछ सेकेंड के लिए वो बीप साउंड देता है और उसके बाद वो बीप साउंड बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब ये कैपेसिटर खाली रहता है तो उस समय ये शॉर्टिंग का बिहेव करता है। अगर उसी समय ज़्यादा सप्लाई इसको दे दी जाए स्टोर करने के लिए तो शॉर्टिंग का बिहेव के चलते हमारा फ्यूज क्या हो सकता है, क्योंकि शुरू में हम चेक करते हैं तो बीप साउंड आता है, शॉर्टिंग का बिहेव करेगा। और उस समय एक ही बार ज़्यादा सप्लाई जाएगी यहाँ पे तो शॉर्टिंग का बिहेव करता है, तो उस समय क्या होगा कि उसी सेकेंड में हमारा फ्यूज ओपन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी अगर सप्लाई इसके अंदर दे दी जाती है तो थोड़ी अगर हो जाता है, फिर आप जितना प्रेशर में देना है दे दीजिए, फुल चार्ज स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी क्या किया गया कि शुरू में जब ये खाली रहता तो शॉर्टिंग बिहेव करेगा। तो अब सप्लाई जब देनी है तो हमें थोड़ी सी स्मूथ करके, कम करके देनी है, मतलब कि सॉफ्ट स्टार्टिंग के लिए। जो एनटीसी लगाया है ना, स्टार्टिंग का काम करेगा। तो हमारा जो एनटीसी है जब ये काम करेगा, ये रहेगा आपका ठंडा रहेगा तो उस समय इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो जैसे ही एसी इन होगी उस समय अभी तो ठंडा रहेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो जब रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो जो सप्लाई है शुरू में कम होके इन होगा, और जैसे ही कम होके इन होगा डीसी भी कम बनेगा। और जब डीसी कम बनेगा नैनो सेकेंड के लिए, जब डीसी कम बनेगा तो इसके अंदर की जो शॉर्टिंग की बिहेव है वो खत्म हो जाएगी, चार्ज हो जाएगा। जैसे ये चार्ज होना स्टार्ट करेगा इस ट्रैक पे गर्मी बढ़ेगी और जिससे ये रेजिस्टेंस क्या कर लेगा, कम कर लेगा। मतलब कि जब ये चार्ज हो गया तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, पूरी की पूरी सप्लाई यहाँ पे चली जाएगी। तो सॉफ्ट स्टार्टिंग के लिए भी यहाँ पर एनटीसी जो है वो यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर आगे कहीं शॉर्टिंग हो जाती है, आगे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड शॉर्ट हो जाए, ये शॉर्ट हो जाए, तो होता क्या है कि ट्रैक गर्म हो जाता है, और जैसे ही ट्रैक गर्म होगा इसका रेजिस्टेंस कम होने लगेगा। अब इसका रेजिस्टेंस कम होते होते मान लीजिए 40 ओम का है, अब गर्मी बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस कम होते हैं 40 से कम होते होते एक जीरो पे पहुंच जाएगा, और जैसे ही रजिस्टर की वैल्यू 0 हो जाती है वो एक फ्यूज का काम करने लगता है। और उसके बाद भी अगर शॉर्टिंग हुआ, लोड बढ़ता गया, तो फिर ये भी फ्यूज का काम करेगा, ये भी ओपन हो जाएगा और सप्लाई इधर आना बंद हो जाएगी। तो प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पर हमारा एनटीसी जो है लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ से जो एसी इन की गई, मान लीजिए अगर 200 वोल्ट एसी इन की गई तो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के पास भी हमें जो एसी मिलेगी वो 220 वोल्ट की एसी ही मिलेगी, लेकिन प्योर एसी रहेगी और प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पे पहुँचेगी यहाँ पे। लेकिन अब क्या किया जाएगा कि इस एसी को यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा के और उसको किस में बदला जाएगा, डीसी में बदला जाएगा। तो ब्रिज रेक्टिफायर के इनपुट में एसी दिया जाएगा जो आगे क्या बनाएगा, डीसी बनाएगा, और उसको प्योर और बूस्ट करने के लिए यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा रहता है इस टाइप का, उसको हम लोग बोलते हैं मेन फिल्टर कैपेसिटर। और इस मेन फिल्टर कैपेसिटर पर जो हमारा डीसी बनेगा वो लगभग बनेगा कितना वोल्ट, 300, तो 300 प्लस। अगर 200 वोल्ट इन कर रहे हैं तो 300 वोल्ट से ज़्यादा ही बनेगा। क्या बनेगा, 220 डीसी मेन सप्लाई से। एसएमपीएस पावर सप्लाई में पहले एसी को डीसी ही बनाया जाता है, 300 वोल्ट बनता है। उसको स्विचिंग करा के एसटीआर सेक्शन से और ट्रांसफार्मर लगा के आगे आउटपुट में कम किया जाता है। तो अभी हमने जो एसएमपीएस का सेक्शन पढ़ा उसमें हमने ईएमआई सेक्शन कवर किया और डीसी कन्वर्ट सेक्शन, मतलब कि हमारा यहाँ पर 300 वोल्ट डीसी बन गया। अब बात आ गई इन सारे कंपोनेंट के वैल्यू की, तो हमारे एसी पीसीबी में जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी, और सारे जो एसएमपीएस की पावर सप्लाई होती है और सारे डिवाइस की, उसमें लोड के अनुसार इन सब की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो एक बार मैं आपको वैल्यू के बारे में बता देता हूँ। हमारे एसी पीसीबी के इंडोर में एसएमपीएस पावर सप्लाई में जो यहाँ पर फ्यूज लगा रहेगा, ये जो फ्यूज होगा वो 3.15 एम्पियर का होगा, और जो यहाँ पर एमओबी लगाई जाती है वो लगाई जाती है 270 वोल्ट की। यहाँ पर जो एमओबी लगेगी वो एमओबी हमारी लगेगी 270 वोल्ट की। उसके बाद जब यहाँ पर हम सीवाई कैटेगरी का जो यहाँ पर कैपेसिटर लगा रहता है, तो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो 270 से ऊपर ही होना चाहिए। 270 के ऊपर 400 का हो जाए, 300, 400 या 270 का ही हो सकता है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटेंस वैल्यू होगी वो 1 माइक्रोफेराड से कम होगी, नैनो फेराड में रहती है। उसके बाद ये भी आ जाएंगे तो ये भी 400, 450, 270 वोल्ट से ऊपर का ही होना चाहिए, 270 वोल्ट से ऊपर का ही होना चाहिए। और इसकी भी जो कैपेसिटेंस वैल्यू होती है वो भी
नैनो फेराड में होती है, मतलब 1 माइक्रो फेराड से कम होती है। उसके बाद यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगे रहते हैं ये 400 किलो से ज़्यादा का ही होते हैं, 400 किलो से ज़्यादा के होते हैं। उसके बाद कॉइल जो लगा रहता है इसमें कॉइल ख़राब होने का चांस 99% नहीं होता है, ये कॉइल जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम एनटीसी की बात करें तो यहाँ पर एनटीसी डिज़ाइन के अनुसार अलग अलग वैल्यू की लगी रहती है, लेकिन एलवीआर ही होता है, ज़्यादातर 50 ओम से कम का ही रहता है। फिर आगे यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर जो लगा रहता है, तो ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है वो एम्पियर के हिसाब से होता है। तो अगर 3.15 एम्पियर का लगा है तो हम ये मान के चलेंगे कि सर्किट में 3 एम्पियर से कम ही का लोड है, तो हमें यहाँ पर जो ब्रिज लगाना है वो 2 एम्पियर का भी लगा सकते हैं या 2 एम्पियर के अधिक का कितना का भी लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें 2 एम्पियर का रखना है। उसके बाद जो हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर है यहाँ पे, वो मेन फिल्टर जो कैपेसिटर है वो 300 वोल्ट यहाँ पे बनने वाला है। तो जितना वोल्ट बनता है उससे 1.5 गुना का यूज़ किया जाता है, मतलब हम यहाँ पे 450-500 वोल्ट का कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। और इसका जो माइक्रो फेराड है वो अलग अलग पीसीबी में आपको 10 माइक्रो फेराड से 100 माइक्रो फेराड के बीच का ही मिलेगा, 10 से लेकर 100 के बीच का ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर हमारी डीसी जो होती है 300 वोल्ट बन जाती है। अब इसको आगे कैसे स्टेप डाउन किया जाता है, एसटीआर सेक्शन कैसे काम करता है, ये सारा चीज़ जो है मैं आगे के वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो समझ में आया। हमारा जो ये था EMI सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फ्यूज़ लग रहा है वो 3.15 एम्पियर का लग रहा है, और जो सबसे लास्ट में आप देख रहे हो क्या है वो ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर जो है ना, इसका काम है हमारे जो सप्लाई आई ना 220, इसको डीसी में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमारी पीसीबी किस चीज़ से चलेगी, डीसी से चलेगी। जितने सेंसर है डीसी से चलेंगे, जितना रिमोट का सिग्नल वगैरह सारी डिस्प्ले सब डीसी वोल्ट से ही चलेंगे, ठीक है। सिर्फ एक जो मोटर होगी वो एसी वोल्ट से चलती है, बहुत कम चलती है आजकल, क्योंकि अब सब जगह डीसी वोल्ट वाली मोटर आ गई है। तो ब्रिज रेक्टिफायर जो है ना ये ज़रूरी है। अगर पीसीबी है तो वहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर मिलेगा, क्योंकि उसको डीसी में तो कन्वर्ट करना है ना, तो उसका काम करता है ये ब्रिज रेक्टिफायर। ये अभी इस तरह का दिख रहा है कि किसी किसी जगह पर आपको डाइवर्ट को उल्टा सीधा लगा करके वो ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है। ये अभी इन्होंने ये जो कंपोनेंट लगाया है ब्रिज रेक्टिफायर, इसके अंदर भी वही सिस्टम है, उसके अंदर डाइवर्ट लगे हुए हैं, ठीक है। तो उससे जो है ना डीसी सप्लाई में कन्वर्ट हो जाती है एसी सप्लाई। अगर आपने 220 वोल्ट इसको दिया तो ये क्या करेगा, इसको 300 वोल्ट डीसी बना देगा। तो अब वो 300 वोल्ट डीसी जो है ना डायरेक्ट एक कैपेसिटर के साथ में लगता है, तो उसके अंदर जाएगा, इसके अंदर स्टोर होएगा ये, ठीक है। वो क्या, क्योंकि वो जो डीसी निकाला है ना वो डीसी सप्लाई अभी फ़िल्टर नहीं है, तो उसको फ़िल्टर करने के लिए सबसे पहले कैपेसिटर लगेगा। कैपेसिटर के अंदर जाएगी डीसी सप्लाई 300 सप्लाई जाने के बाद में अब उसको 300 तो नहीं चाहिए, हमारी जितने भी सेंसर हैं ये सब 5 वोल्ट, अगर रिले लगी हुई है तो 12 वोल्ट, ठीक है। 5 वोल्ट और 12 वोल्ट से चलती हैं ज़्यादातर, ठीक है। 15 वोल्ट के लिए की भी सप्लाई चाहिए होती है कभी कभी, वो अलग चीज़ है। मोटर के लिए चाहिए होती है, जिसमें डीसी मोटर लग रही होती है उसको 15 वोल्ट की सप्लाई चाहिए होती है। और भी कुछ कंपोनेंट है जो 15 वोल्ट से चलते हैं। तो मेन क्या है कि 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। 12 वोल्ट अगर रिले है तो रिले वगैरह चलाने के लिए 12, और 5 वोल्ट की सप्लाई चाहिए हमें। जो मेन इसकी चिप है ना, जो कंप्यूटर है, जो MCU माइक्रो कंट्रोलर IC, तो वो जो है ना उसको चलाने के लिए 5 वोल्ट चाहिए। जितने सेंसर है 5 वोल्ट से चलेंगे, तो उसके लिए 5 वोल्ट अब कैसा आएगा, हमने तो 300 बना दिया, 300 बना दिया, तो उसको 5 में लाने के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में जाएगा इधर से 300, ट्रांसफार्मर इसको कन्वर्ट कर देगा 12 वोल्ट में। 12 कुछ ट्रांसफार्मर ऐसा आते हैं 12 और 5 दोनों में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और 15 में भी। और SMPS जो सप्लाई होती है उसके अंदर आपको 12 वोल्ट और 5 वोल्ट और 15 वोल्ट ये तीनों ही निकाल के दे देता है वो ट्रांसफार्मर, इतना उसके अंदर फंक्शन होता है। और किसी किसी ट्रांसफार्मर में अगर आपने 300 दिया वोल्ट तो वो क्या करेगा, उसको 12 वोल्ट की सप्लाई निकाल के दे देता है। 12 वोल्ट की सप्लाई अगर निकल गई, मान लो अगर ट्रांसफार्मर सिर्फ 12 वोल्ट की सप्लाई निकाल के दे रहा है, तो उसके आगे फिर एक रेगुलेटर IC लगती है 7805 करके, ठीक है। तो वो उसको
12 वोल्ट लेती है और दूसरी साइड से 5 वोल्ट निकाल देती है। अब दूसरी साइड से 5 वोल्ट निकल गया, अब इसको इस्तेमाल में ले लो। ये तरीका है, ठीक है। तो फ़िलहाल हम देख रहे थे EMI सेक्शन। EMI सेक्शन मतलब वही फ़िल्ट्रेशन, जो 220 वोल्ट जा रहा है जो हमारा, उसको फ़िल्टर करना और उसको कंटिन्यू 220 ही रहे, इससे ज़्यादा ना जाए। ये सारी चीज़ें वो मेंटेन करते हैं, ये फ़िल्टर्स वगैरह, कोयल वगैरह जितनी भी लगी हुई हैं, ठीक है, ताकि PCB को अंदर नुकसान ना हो। तो ये था इसका EMI सेक्शन। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आगे देखनी है इसके अगले पार्ट्स, तो कमेंट करें, तो उसके ऊपर भी हम रिएक्ट करते हैं, बनाते हैं और समझते हैं कि आगे वाले सेक्शंस कैसे काम करते हैं। तो अगला सेक्शन DC वाला सेक्शन आएगा, तो किस तरह से DC कन्वर्ट होएगा और DC कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ठीक है, कमेंट करिए, फिर देखते हैं। बाय।